Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लेक्चर सीरीज के आज के इस फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते होते हैं और उनके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट किस तरह से करते होते हैं और अगर हम उनको व्यू करना चाहें तो किस तरह से हम उनको व्यू कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर आप लोग अपने सिस्टम पर ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट करने के लिए आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू जो है ना विंडो ओपन हो जाएगी। मैं इस पर बाकी सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज जस्ट हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। अब ये कनेक्ट हो गया और आपको अगर याद हो तो डेटाबेसेस के फोल्डर के अंदर लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक डेटाबेस क्रिएट की थी। सो अगर आपको याद हो तो हमने PSCS 179 के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट की थी। आज इसी डेटाबेस के अंदर हम अपने टेबल्स क्रिएट करेंगे और टेबल्स क्रिएट करके हम देखेंगे कि उनके अंदर रिकॉर्ड को किस तरह से ऐड किया जाता है। सो हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, डेटाबेस PSCS 179 जो डेटाबेस है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे आपको ये एक प्लस का साइन नजर आ रहा होता है। आपने क्या करना है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो ये एक्सपैंड हो जाएगी। अब आपको टेबल्स यहाँ पे टेबल्स का फोल्डर नजर आ रहा होगा। इस टेबल की डायरेक्टरी में जाएंगे तो हमारे पास, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अभी इस वक्त देखें तो इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। जस्ट दो जो है ना यहाँ पे डायरेक्टरीज अवेलेबल, सिस्टम टेबल और फाइल टेबल्स के नाम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, ये क्यूरी के थ्रू भी हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और हम क्यूरी के बगैर भी डायरेक्टली इनके GUI के थ्रू भी डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों वे से देखें ताकि हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें दोनों में से कोई भी वे अप्लाई करना पड़ता है तो हम दोनों वे से टेबल क्रिएट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं न्यू टेबल से। जैसे ही हमने न्यू टेबल पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस डेटाबेस डिज़ाइन व्यू के अंदर जो है ना कॉलम्स के नेम्स रखने हैं और डेटा टाइप डिफाइन करनी है और हमने देखना है कि हम उन कॉलम्स के अंदर कोई नल रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं या नहीं, और हम उसको अलाउ नल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये हम पे डिपेंड करता होता है कि हम उसको कौन से कंस्ट्रेंट्स लगाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्योंकि GUI मोड के थ्रू हम टेबल क्रिएट करना देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा उसका नाम लिखेंगे। कॉलम का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसके लिए मैं जो आपको बेस्ट जो सजेस्ट करूंगा, आपके बेस्ट अप्रोच जो होती है वो ये होती है कि आप एक पेपर पेन लें। पेपर पेन के ऊपर पहले पूरी की पूरी डेटाबेस जो आपने इनके सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी पूरी की पूरी डेटाबेस आप वहाँ पे एक दफ़ा राइट अप कर लें टेबल्स के फॉर्म में, और वहीं पे आप जो है ना उनके रिलेशनशिप बना लें। क्योंकि अगर आप टेबल्स के रिलेशनशिप वगैरह एकदम पेपर वर्क पर डिफाइन कर लेंगे तो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको वहीं पे क्लियर हो जाएंगी कि इस टेबल में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो आप वहीं पे उनको एक दफ़ा जो है ना सॉल्व करके प्रॉपर एक नीट डेटाबेस बनाकर देन उसको आप कोशिश करें कि DBMS के ऊपर जो है ना क्रिएट करें और देन उसको आप अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करें और उसके अंदर डेटा जो है ना इंसर्ट वगैरह करवाएं। सो बेस्ट अप्रोच तो बेसिकली यही होती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप डायरेक्टली इस पर भी बिल्कुल परफेक्ट वे से बना सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज इतनी है कि आप जो है ना फर्स्ट टाइम भी अगर आप डेटाबेस के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी डेटाबेस के बारे में, और आप बिल्कुल एग्जैक्टली सोच के उसको प्रॉपरली नॉर्मलाइज कर तो आप बना सकते हैं, देन यू कैन गो अहेड। तो आप बेशक DBMS पर डायरेक्ट बनाएं, लेकिन बेस्ट अप्रोच होती है कि आप पहले पेपर वर्क कंप्लीट कर लें। सो हम अभी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं कि स्टूडेंट्स का हम कोई रिकॉर्ड जो है ना वो सेव करवाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, स्टूडेंट ID होगा। ठीक है, स्टूडेंट ID जो है ना वो कि हमने कुछ ना कुछ, अच्छा आप लोगों को लास्ट टाइम आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में DBMS से पहले इनके डेटाबेस जो है ना पढ़ी हुई होगी, तो वहाँ पे आपको DBMS के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉरेन की प्राइमरी की क्या होती है, होप्सो आप लोगों ने उसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको आज के लेक्चर में ये भी बताता जाता हूँ कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। बेसिकली जो प्राइमरी की होती है ये हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है किसी भी टेबल को। अगर आपने किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपका जो ID कार्ड नंबर है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये आप ही हैं। लाइक आपके नेम के, अगर आपका नाम जो लाइक मेरा नाम इस वक्त मुइज़ है तो मुइज़ नाम के इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग होंगे। सो मुइज़ नाम के पर्सन्स को अगर आप जोड़ना चाहें तो अगर आप जस्ट अगर दुनिया की डेटा सपोज नादरा के पास जाएं, वहाँ पे जाके मुइज़ लिखें तो हो सकता है आपके पास हज़ारों लोग मुइज़ नाम के आ जाएं। लेकिन अगर आप
स्पेसिफिकली मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसे वहाँ पे आप मेरा आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो वो सिर्फ मेरा रिकॉर्ड फिश करके लाएगा, ना कि किसी और का। सो जो प्राइमरी की होती है वो यही काम करती होती है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है कि ये जो रिकॉर्ड है ये स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन का है या किसी एक पर्सन से रेलिवेंट है। सो हम इसलिए प्राइमरी की का इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद डेटा टाइप पे जैसे मैंने टैब दबा के डेटा टाइप पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो डेटा टाइप के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो लिस्ट में आपको बहुत सारी डेटा टाइप्स नजर आ रही होंगी। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी डेटा टाइप क्या रखनी है। अगर तो आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप बेशक यहाँ पे इंट रख दें, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको इंटीजर वैल्यूज को स्टोर नहीं करवाना, ठीक है, कोई स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप जो है ना n varchar वैल्यू जो है ना वो स्टोर करवा दें यहाँ। सो अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो उसके लिए बेस्ट वे होता है कि आप n varchar डिफाइन करें। सो n varchar के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि आपको n varchar 50 नजर आ रहा होगा। सो आपकी मर्जी है, आप साइज अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो इतनी बड़ी हो सकती है कि वो 50 से एक्सीड करे, देन इसका साइज आप बढ़ा लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने जो वैल्यू स्टोर करवानी है, लाइक CNIC नंबर अगर आप स्टोर करवाते हैं, अभी हम आगे देखेंगे भी, तो उसके लिए आप जो है ना CNIC नंबर हमारा जो नॉर्मली होता है वो ऑलमोस्ट 14 डिजिट का होता है। तो आप जो है ना उसके लिए कोशिश करें कि आप मैक्सिमम जो है ना 30 साइज इसका इस्तेमाल कर लें, वो मोर देन इनफ हो जाएगा। सो डिपेंड करता है हमारे के डेटा पर कि हमने डेटा जो स्टोर करवाना है इस फील्ड के अंदर वो कितना बड़ा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट का नेम हमारे पास। अच्छा, आप स्टूडेंट नेम पूरा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो एस नेम, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये फील्ड जो होंगी ये किसी भी यूजर को नजर नहीं आएंगी, ये बैकएंड है। डेटाबेस आप लोगों को पता ही है कि बैकएंड पे चल रही होती है, फ्रंट एंड जो यूजर होता है वो इसको नहीं देख पाता। सो आप बेहतर है आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से जो नाम आपको आसान लगते हैं आप वो रखें। लेकिन नाम ऐसे होना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप जो है ना जॉब छोड़कर चले जाते हैं और आपकी जगह कोई नया पर्सन आता है और उसको अगर उन टेबल्स के साथ डील करना पड़ता है, उस डेटाबेस के साथ डील करना पड़ता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वो इजीली कर पाए। ऐसा ना हो कि वो जो है ना पहले तो यही समझता रह जाए कि इस फील्ड का नाम जो रखा हुआ है इसका मतलब क्या है और इसमें ये डेटा जो स्टोर हो रहा है ये किस चीज़ का डेटा स्टोर हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट अप्रोच यही होती है कि हम लोग जो है ना डेटाबेस के नाम जो है ना वो एक्यूरेटली रखें। सो इसका भी मैं n varchar 50 रख देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस साथ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अलाउ नल, ठीक है। अलाउ नल का मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर या इस सेल के अंदर आप जो है ना नल वैल्यूज अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नल वैल्यूज को अलाउ करना चाहते हैं तो देन आप इसको चेक रहने दें, अदरवाइज आप इसको अनचेक कर दें। लाइक अभी मैं थोड़ी देर में ये देखें आपके सामने, मैं इसको क्या करता हूँ, प्राइमरी की राइट क्लिक किया, सिंपली सेट प्राइमरी की पे क्लिक किया तो ये प्राइमरी की बन गई। जैसे ही प्राइमरी की बनी है तो आपको पता ही है कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है कि ये कभी भी नल नहीं हो सकती। सो इसीलिए उसने इसको क्या किया है, ऑटोमेटिकली अनचेक कर दी है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का CNIC भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने याद दहानी के लिए रखना है तो SCNIC कर लेते हैं। अब इसका साइज मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसका साइज मैं रख देता हूँ 30, ठीक है। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो हो वो सेव हो तो उसमें ये दोनों भी एम्प्टी हो, मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं इन दोनों को भी अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है या सेल नंबर है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट का सेल नंबर, ठीक है। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट का सेल नंबर एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट का सेल नंबर एंटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी n varchar दे देते हैं। तो n varchar के लिए हम जो है ना थोड़ा सा इसमें मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है, कीबोर्ड जो है ना थोड़ा सा तंग कर रहा है, इसके बटन थोड़े से प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस वजह से भी शायद आपको जो है ना नज़र आ रहा हो कि जो है ना वैल्यू सही तरह सेटअप नहीं हो रही। तो इस इनकन्वीनियंस के लिए माजरत, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ये। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर तक ये इशू रिजॉल्व हो चुका हो। सो सेल नंबर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका अगर पर्सनल सेल नंबर नहीं है तो हम इसमें फिर अलाउ नल इसलिए कर देते हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका पर्सनल सेल नंबर नहीं होता, तो सिर्फ गार्डियन का होता। तो हम फिर गार्डियन का जो टेबल बनाएंगे उसके अंदर जस्ट इन स्टूडेंट्स का सेल नंबर हम सेव करवा देंगे, इनके उनके गार्डियन का। स्टूडेंट्स का क्योंकि नहीं होगा तो हम छोटे बच्चे जिस तरह होते हैं तो उनके पास सेल फोन नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट सेल नंबर हो गया हमारे पास। और आपके ख्याल में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ठीक है। एड्रेस हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसका साइज मैं n varchar दे देता हूँ,
ठीक है। इसको मैं अलाउ नल नहीं करता कि इसमें मुझे लाजमी रिकॉर्ड को स्टोर करवाना है। इसके अलावा हम स्टूडेंट की इमेज भी स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इमेज पे को जो है ना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या फ्रंट एंड की भी ज़रूरत होती है, तो फ्रंट एंड के थ्रू हम इमेज को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और हम कोशिश करते होते हैं कि डेटाबेस के अंदर इमेज को एज इट इज स्टोर ना करवाएं, उसको एनक्रिप्ट कर बिट्स की फॉर्म में जो उसकी स्ट्रिंग जनरेट होती है हम उसको स्टोर करवाएं। सो हम इसको भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम वो सारा काम किस तरह से करते होते हैं। या अगर आप प्रोग्रामिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो है ना जो भी इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ वो क्लियर करवाएंगे कि हम लोग जो है ना इमेज किस तरह से जो है ना फ्रंट एंड से कन्वर्ट कर बिट्स में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। उसकी जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है उसको हम स्टोर करवाते हैं डेटाबेस के अंदर। इमेज के इसलिए स्टोर नहीं करवाते कि अगर आपने देखा हो तो डिफरेंट पर्सन जो इमेजेस अपलोड कर रहे होते हैं तो वो इमेजेस है डिफरेंट साइजेस की होती हैं। तो अगर हम एक इमेज अगर सपोज 10 MB की या 30 MB की या 100 MB की एक इमेज है तो बहुत ज़्यादा MBs कंज्यूम कर लेते हैं, डेटाबेस में बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं, डेटाबेस हैवी हो जाती है और जिसकी वजह से डेटाबेस अक्सर जो है ना वो क्रैश भी कर जाती होती है। तो हम उससे बचने के लिए फिर क्या करते हैं, इमेज को कन्वर्ट करते हैं एक स्ट्रिंग में और उस स्ट्रिंग को हम स्टोर करवा देते हैं किसमें, डेटाबेस के अंदर। सो अभी फिलहाल हम इन्हीं वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। Ctrl+S आप जैसे ही अपने जो है ना कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कहेगा कि आप टेबल का कोई ना कोई नेम रखें। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम देता हूँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक हो गया जी, ये हमने इसका नाम रख दिया। अब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये सेव हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो टेबल्स के जो डायरेक्टरी है इसके अंदर अभी आपको कोई टेबल नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि टेबल बन चुका है स्टूडेंट्स का और उसका नाम भी क्या है हमारे पास, TBL स्टूडेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर मैं कीज की अगर बात करूँ देखें तो एक प्राइमरी की डिफाइंड हुई है ऑलरेडी। ठीक है, और हमारे पास अगर मैं इसके कॉलम्स देखना चाहूँ तो देखें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास 5 कॉलम है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमने 5 कॉलम ही क्रिएट किए, स्टूडेंट आईडी, नेम, CNIC, सेल नंबर एंड एड्रेस। और यहाँ पे भी देखें एक प्राइमरी की का कॉलम है और बाकी 4 जो है वो आपके पास उससे रिलेटेड कॉलम्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक जो है ना विंडो ओपन करते हैं, न्यू क्यूरी एडिटर। यहाँ से भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं न्यू क्यूरी। ठीक है, या फिर आप Ctrl+N अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें तो उससे भी ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इस वक्त मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये भी ओपन हो रही है जैसे, तो ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। अभी फिलहाल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि उसमें कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। तो मैं इसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी लिखता हूँ। तो स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। उसके बाद मैंने TBL लिखा, TBL जैसे लिखा तो देखिए मेरे पास ऑप्शन में वो शो करवा रहा है कि टेबल का नेम क्या है। मैंने ये लिखने के बाद एग्जीक्यूट पे या तो क्लिक कर लें या कीबोर्ड पे F5 प्रेस कर लें तो दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है ना आपको कुछ भी इनके नज़र नहीं आ रहा, कोई भी डेटा नज़र नहीं आ रहा। फीड्स तो आपको नज़र आ रही हैं, इनके टेबल्स के नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो रिकॉर्ड अगर हमने ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट की क्यूरी का इस्तेमाल करते होते हैं उसके लिए। हम इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं यहाँ पे अब कि इंसर्ट हम किस तरह से करवाते हैं, इंसर्ट इनटू TBL। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा सिंटैक्स याद रखना है। TBL अब हमने कौन सा बनाया है, TBL स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया है ना। तो टेबल का नाम, इसका सिंटैक्स ये है कि इंसर्ट का कीवर्ड फिर इनटू का कीवर्ड देन टेबल का नेम। तो आपने जो भी टेबल का नाम रखा हुआ है आपने यहाँ पे वही नाम रखना है। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज भी एक कीवर्ड है। अब वैल्यूज के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज एंटर करनी है। अब हमने इनका अच्छा, वैल्यूज एंटर करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि आपने इनकी डेटा टाइप क्या रखी है। अगर तो आपने डेटा टाइप स्ट्रिंग रखी हुई है, इनके एनवार्चर रखी हुई है, देन आप यहाँ पे जो वैल्यूज पास करेंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर होंगी। लेकिन अगर आपने इंटीजर वैल्यूज लिखी, इनके इंटीजर डेटा टाइप रखी हुई है तो वैल्यूज जब आप लिखेंगे तो बगैर आप इनके इन्वर्टेड कॉमास के लिखेंगे। तो क्योंकि हमने सभी डेटा टाइप जो हमने डिफाइन की हैं तमाम फील्ड्स की, वो हमने क्या डिफाइन की हैं, एनवार्चर की है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। अब आप लोगों के सपोज जो भी रोल नंबर है, सपोज जो है ना टाइम्स
176 अगर किसी का रोल नंबर है, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, स्टूडेंट का नेम है। सपोज हम कहते हैं जी स्टूडेंट जो हमारे पास है उसका नाम क्या है जी, अहमद कह लेते हैं, ठीक है, अहमद है उसका नाम। और देन उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ क्या है, CNIC। तो CNIC का हम फॉर्मेट ले लेते हैं, सपोज कुछ भी अभी लिख लेते हैं, तो ठीक है। तो आपका जो भी CNIC होगा आप यहाँ पे वही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल नंबर। तो सेल नंबर की भी क्योंकि हमने एनवॉर्शर डेटा टाइप रखी है, तो जो भी सेल नंबर है, ठीक है, ये सेल नंबर आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। मैंने जस्ट रैंडमली लिखा है, ये कोई एक्चुअल सेल नंबर नहीं है, तो इसे ट्राई मत करते रहिएगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, आप इस तरह से वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एड्रेस है, गुलगश्त कॉलोनी है, मुल्तान लिख लेते हैं। सॉरी, ये कीबोर्ड का थोड़ा सा बटन्स का मसला हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने मुल्तान लिख दिया। और देन उसके बाद हमने जो ब्रैकेट स्टार्ट की थी उसको क्लोज कर देना। आप देखें तो पहला इनके एक कॉलम, सेकंड कॉलम, सॉरी, ठीक है, और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास फोर्थ का रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये फिफ्थ का। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास टोटल कॉलम कितने हैं, स्टूडेंट ID, तो स्टूडेंट ID ये हो गया, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, देन स्टूडेंट का CNIC, देन सेल नंबर और एड्रेस। तो यहाँ पे भी आपको 5 ही रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करवाने हैं। सो अगर आपने जस्ट यही वाली क्यूरी चलानी है, पहले वाली क्यूरी जो आपने सिलेक्ट की क्यूरी हमने लिखी है ये नहीं चलानी, तो आप क्या करें, इसको कमेंट कर दें। अगर आपने रिमूव करना रिमूव कर दें, बेस्ट वे होता है कमेंट कर दें। कमेंट के लिए आप 2 दफ़ा जो है ना ये अंडरस्कोर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन कमेंट हो जाएगी। अब जो हमारा कंपाइलर है इनके क्यूरी को जो कंपाइल कर रहा है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, DBMS के अंदर, वो क्या करेगा, इस लाइन को रीड नहीं करेगा, वो जस्ट सेकंड लाइन को रीड करेगा। तो अब मैं कीबोर्ड पे F5 प्रेस करता हूं, तो जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 रो अफेक्टेड। एक रो अफेक्टेड का मतलब क्या है, अब हम एक काम करते हैं कि हम इस क्यूरी को दोबारा अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट करके हम इस क्यूरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे जस्ट यही क्यूरी चलानी है, नीचे वाली क्यूरी नहीं चलानी। नीचे वाली क्यूरी अगर नहीं चलानी तो मैं पहली क्यूरी को जस्ट सिलेक्ट कर लूंगा। तो जिसको सिलेक्ट किया हुआ ये सिर्फ कंपाइलर उसी क्यूरी को रन करेगा, दूसरी क्यूरी को रन नहीं करेगा। देखें मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया तो देखें आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। इस केस में दूसरी क्यूरी रन नहीं हुई। आप चाहें तो इसे कमेंट भी करके इसे चला सकते हैं, और अगर चाहें तो आप जो है ना जस्ट सिलेक्ट कर लें पहले वाली क्यूरी को, तब भी वो एक ही काम करेगी दोनों वेज में, ठीक है। अब आप और कोई अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप देख इसी क्यूरी को कॉपी करें, Ctrl+C करें, उसके बाद Ctrl+V करें, और यहाँ पे अगर आप जो भी रिकॉर्ड चेंज करना है लाइक रोल नंबर। अच्छा, एक और काम करते हैं हम लोग, इससे पहले के न्यू क्यूरी लिखें, हम उससे पहले जो है ना न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले इसी रिकॉर्ड को एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर हम दोबारा इस क्यूरी को रन करें, इंसर्ट की जो ये क्यूरी है, इस क्यूरी को जो मैंने सिलेक्ट कर ली है, ये क्यूरी अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। आपके सामने एक एरर आएगा, ये देखें, ठीक है। अगर आप इस एरर को गौर से पढ़ें कि वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट PK टेबल, ये टेबल का नेम है, स्टूडेंट रिकॉर्ड कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें ये बता रहा है कि हम जब भी प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एक हमारे पास होता है कि हम इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपने प्राइमरी की डिफाइन नहीं की हुई और देन आप अगर सेम ID के साथ दोबारा कोई और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो रिकॉर्ड इजीली इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्राइमरी की डिफाइन की हुई है और आप देन ट्राई करते हैं तो फिर वो आपके सामने ये एरर देगा कि डुप्लीकेट की वैल्यू इज, देखिए आपको बता भी रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो ×176 है, कि ×176 पहले से टेबल में इनके टेबल के अंदर मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है इसने इस ID से, तो आप दोबारा इस ID से रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सपोज रिकॉर्ड सारा यही है, जस्ट क्या करना है, ये मुझे ID चेंज कर देता हूँ मैं। अब मैं ID चेंज करता हूँ। अब देखें मैं चाह रहा हूँ कि पहली क्यूरी भी रन हो जो हमारे पास ये जो मैंने पहले लिखी थी ये वाली, ठीक है, और जो सेकंड ये वाली जिसमें मैंने ID क्या कर दी है 4 कर दी, I174 कर दी है, अगर मैं इसे भी चलाना चाहता हूँ तो दोनों सूरतों में देखते हैं। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो देखें अभी मैंने सिलेक्ट की हुई थी सेकंड, तो 1 रो इफेक्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं दोबारा इसको चलाऊंगा, देखिए मैंने अब अनकमेंट कर दिया तो मेरे पास 2 दफा एरर आएगा। ये देखें क्या है,
पहला जो है लाइन नंबर 2 के लिए और दूसरा एरर किसके लाइन नंबर 3 के लिए। ये देखिए यहाँ पे बता भी रहा, लाइन नंबर भी आपको बता रहा है कि किस लाइन के लिए ये एरर है, ठीक है। तो दोनों में वो यही कह रहा है कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की वायलेशन हो रही है कि इस नाम से ऑलरेडी, इस आईडी से ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप पहले जो है ना ये वेरीफाई करें कि आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो है ना हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, तो 2 रिकॉर्ड मौजूद हैं और देखें दोनों की आईडी चेंज हैं। और ऑर्डर अगर आप देखें तो 174 पहले है और 176 बाद में। हालांकि हमने जो पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था वो 176 था, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसका ऑर्डर खुद ब खुद आईडी वाइज उसने सेट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक डेटाबेस बनानी है, उसमें क्या करना है, 2 टेबल्स बनाने हैं, एक स्टूडेंट्स का और एक गार्डियन का। और दोनों टेबल्स के अंदर आपने कम से कम 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करवा कर मुझे जो है ना कल शाम तक आप लोग जो है ना अपलोड कर देंगे अपनी असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे। सो मैं वहाँ पे देख भी लूँगा, मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे एक असाइनमेंट क्रिएट भी कर दूंगा कि आप लोग वहाँ पे जाएंगे, अपनी ये असाइनमेंट बनाएंगे और जो इसकी फाइल होगी वो फाइल आपने क्या करना है, अपलोड कर देनी है किस पर, गूगल क्लासरूम पर। फाइल कैसे अपलोड करनी है, अच्छा फाइल अपलोड करने के लिए इसके डेटाबेस की जो पूरी फाइल है वो अपलोड करने के लिए एक तरीकाकार होता है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आपने क्या करना है, आपकी जो डेटाबेस है, डेटाबेस के ऊपर पहले जाना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके टास्क में जाना है। टास्क में जाके यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन है, डिटैच पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इन दोनों को चेक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से वो डेटाबेस रिमूव हो गई, कि डिटैच हो चुकी है, पहले अटैच थी अब डिटैच हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली सी में जाना है, ठीक है। मेरे पास विंडोज ई शॉर्टकट की है, मैं सी में जाऊंगा। सी में जाके आपने क्या करना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में जाना है। इसमें जाएंगे तो आपके पास जो है ना सबसे लास्ट में जो फोल्डर उसके अंदर जाएंगे, देन उसके अंदर जो एक फोल्डर होगा उसके अंदर, देन उसके अंदर आप देखेंगे डेटा का फोल्डर होगा। डेटा के फोल्डर में जैसे जाएंगे तो यहाँ सारी डेटाबेसेस जो आपने आज तक क्रिएट की हैं वो सारी की सारी मौजूद है। आपने यहाँ से अपनी डेटाबेस फाइंड आउट करनी है, ये आपकी डेटाबेस है, ये यहाँ से कॉपी करनी है, या इसको यहाँ से अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। इस नाम से देखेंगे कंप्रेस हो गई, डेटा के नाम से मेरे पास फाइल हो गई है और आपने इस फाइल को, कंप्रेस फाइल को मेरे साथ शेयर कर देना। इसके अलावा आपने जो एक और काम परफॉर्म करना है वो ये है कि आपने जब रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेंगे, इंसर्ट करवाने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट्स लेनी है, उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल से बना लें, बेशक नहीं तो अगर आप लैपटॉप से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है ना स्नाइपिंग टूल एक आपके पास होता है, ठीक है। आप स्नाइपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नाइपिंग टूल पे जैसे आप एंटर करें ये आपके पास एक न्यू इनकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे और जितने एरिया का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज आपने इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट बनाएंगे। स्क्रीनशॉट जैसे बनाएंगे आपके पास ये आ जाएगा। आप कंट्रोल एस करके जहाँ पे भी सेव करवाना चाहते हैं इसको सेव करवा लें, या फिर तो यहाँ पे आप ये फ्लॉपी का जो साइन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने सेव करवाना वहीं पे सेव करवा के उसको जो है एक फोल्डर बना लेंगे। उस फोल्डर के अंदर तमाम आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उन सब की इमेजेस बना के, टेबल्स की इमेजेस बना के, टेबल में जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्यूरी लिखी है उसकी इमेजेस बनाकर आप मेरे साथ शेयर इनके ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। देन मैं उसको देख लूँगा कि आप लोगों ने कितना टास्क परफॉर्म किया। और अगर आपको कोई एरर्स आते हैं तो आप लोग मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे असिस्टेंट ले सकते हैं अपने एरर्स को सॉल्व करने के लिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना आपके एरर्स को रिजॉल्व कर सकूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।